गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम सीटेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए जो गणित की सीरीज़ चला रहे थे, उनमें से आज गणित शिक्षण विधियों से रिलेटेड जो भी टॉपिक बतलाए हैं, आज उन्हीं से संबंधित हम अभ्यास प्रश्न को लेके आए हैं। इसलिए जो भी मित्र पिछला वीडियोज़ को नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आज हम करवाएंगे सारा का सारा पिछले वीडियोज़ से रिलेटेड ही होगा, उन टॉपिक पर आधारित प्रश्न ही होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर सब्जेक्ट का हम सबसे पहले उनसे थ्योरीज देते हैं, उन्हीं थ्योरीज से रिलेटेड हम अभ्यास प्रश्न भी करवाते जाते हैं, जिनसे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होते जाता है। तो जो सीटेट पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। सारे के सारे शिक्षण विधियां हम करवाते जाते हैं और ये सक्सेस मास्टर बुक से है। जो भी मित्र वो बुक नहीं लिए हैं, बुक ले लीजिए। जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, घर पे सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सक्सेस मास्टर अरिहंत का जो बुक है वह बहुत ही बेहद अच्छा है। अच्छी निचोड़ दिया गया है, अच्छी कंटेंट डाला गया है बुक में। उनको ले लीजिए और उन्हीं से संबंधित एक अभ्यास प्रश्न के लिए प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न को। आज का जो हमारा प्रश्न होगा, देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट को देखते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट क्या है। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? गणित की प्रकृति क्या है, उन्हीं के बारे में जानेंगे। गणित की प्रकृति देखिए क्या है। गणित यह अलंकारिक है, तार्किक है, यह कठिन है और यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन छांटने की विधि को जानते हैं। क्वेश्चन कैसे छांटा जाता है? तो क्वेश्चन जो हम छांटेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव कहने का तात्पर्य हुआ यह सकारात्मक बातें हमें बतलाना चाहता है या नकारात्मक बातों पर जोर देता है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो हमेशा हमें आंसर पॉजिटिव ही खोजना है, क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा और सारे नेगेटिव बात को छांट देना है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो हमेशा हम नेगेटिव आंसर ही ढूंढेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव बात को छांट देंगे, खुद ब खुद सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले देखिए हम यहाँ छांटने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में क्या कहा, निम्न में से गणित की प्रकृति क्या है? यह गणित क्या है? अलंकारिक है। इसमें अलंकार का प्रयोग किस काहे होगा, क्यों यूज होगा? अलंकारिक है ही नहीं गणित, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो वैसे ही हमारा गलत हो जा रहा है। यह तार्किक है, सही बात है, गणित तार्किक है, सोचनीय है, तर्क शक्ति का विकास होता है, तो ये तो सही लग रहा है, एक पॉइंट सही हुआ। तीसरा देखिए, यह कठिन है, ऐसा नहीं है। गणित अगर आपको सुगम तरीका से, अच्छी तरीका से आपके सामने रखा जाए, एक सहज रूप में रखा जाए तो कठिन नहीं है। यह हमारी मानसिक धारणाएं हो जाती है जो कठिन लगने लगता है। 4 देखिए, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, गणित सबके लिए है। तो 1, 3 और 4 ये कठिन मतलब गलत पॉइंट था, तो सही पॉइंट कौन सा निकला? ऑप्शन नंबर 2। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर 2, यह तार्किक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? किसने कहा था? ये डायरेक्ट याद करने वाला प्रश्न है, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसा कहना किसका था? तो बेंजामिन पेरिक का था। किसका? बेंजामिन पेरिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड है, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। यह कथन किसका है? बेकन का है या ड्यूट स्किनर या कॉमेंट का है? सिंहद्वार और कुंजी किसने कहा था? तो रोजर बेकन ने कहा था। कौन कहा था? रोजर बेकर का कहना था, रोजर बेकन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है या सार्वभौमिक होता है
यह वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गणित के नियम व निष्कर्ष जो होता है वस्तुनिष्ठ भी होता है, सार्वभौमिक भी होता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस सिद्धांत या उद्देश्य की प्राप्ति है? गणित के निष्कर्ष व सिद्धांतों को समझने लगता है, उसके अर्थ को समझने लगता है, तो क्या समझे कि उनमें उन चीज़ों को समझने की क्षमता आ गई है, उन चीज़ों को समझने का अवबोध हो गया है, उनको समझ आ गया है, समझ अवबोध ज्ञान आ गया है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ 4 होगा। उनके अंदर उन चीज़ों को समझने की क्षमताएं आ गई है, अवबोध हो गया है उनको। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों का दुश्मन कहा जाता है? नहीं, गलत है। शक्तिशालियों की शक्ति, ऐसा नहीं है। गणित शक्तिशालियों के लिए ही है। मन की भाषा या मस्तिष्क की भाषा? तो कौन सा होगा? मस्तिष्क की भाषा। गणित जो है वह क्या है? मस्तिष्क की भाषा है। इससे हमारे मस्तिष्क का एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि के परिभाषा किसने दिया? जब ये योजना की बात करें तो क्या उनको हम किलपैट्रिक से जोड़ के बातें करेंगे। योजना विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो किलपैट्रिक थे। किलपैट्रिक कौन थे? किलपैट्रिक महोदय थे योजना विधि के प्रवर्तक। इन्होंने ही योजना विधि को दिया था। ऐसे इनको याद रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति था जो किसी के पेट में क्या किया? किल चुभा दिया। तो किल चुभाने से पहले योजना बनाएगा, वैसे ही तो डायरेक्ट नहीं भोंक देगा। तो किल पैट्रिक जब योजना बनाएंगे तो किल भोंकेंगे। किल भोंकने से पहले क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। तो योजना विधि के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी ज्ञात करना, समीकरणों को हल करना। थर्ड नंबर तो वैसे ही आपको गलत लग रहा होगा। बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। देखिए सबसे बेहतर पॉइंट क्या है? बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। इनमें हम व्यवहारिक से संबंधित सारे व्यवहारिक गणित का ही यूज होता है। पैसा, उधार, लोन तोन सब आ जाता है इसी में। तो ये व्यवहारिक गणित में अच्छा से यूज होता है इसमें। सेकंड नंबर तो समझिए, जो और बाकी गुना, ये भी तो गलत ही पॉइंट है। संख्याओं का हिसाब लगाना, संख्या 1 2 3 4 लिख देंगे, उसका हिसाब लगाएंगे, ये भी गलत ही पॉइंट लग रहा है। सबसे अच्छा पॉइंट 4 है। चलिए अब देखिए, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आ गया है कि सीटेट 2012 में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए कक्षा 4 के लिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजन से कम होता है, उचित उपागम होगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाना है कि शेष जो होता है वह हमेशा विभाजन से कम होता है, डिवाइडर से कम होता है। यह कैसे समझाएंगे, किस रूप में समझाएंगे, इन्हीं के बारे में दिया गया है। विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बहुत ही आराम से बनाइएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजन से कम होता है। ऐसा करेंगे कि 4 बार, 5 बार, 10 बार, 12 बार हम सवाल बनाते जाएंगे, दिखाएंगे बार बार कि हमेशा विभाजन से क्या होता है, शेष कम ही आता है। देखो इनसे उतना अच्छा से नहीं सीख पाएगा। अब फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, और मुंह से कहते जाएंगे कि शेष हमेशा विभाजन से कम होता है, शेष हमेशा विभाजन से कम होता है। इससे थोड़ी ना समझ आएगा। विभाजन वाले सवालों को मिश्रण भिन्नों के रूप में निरूपित करें। मिश्रण भिन्न पे ले जाएंगे तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? अभी ये भाग ही सीख रहा है, भिन्न को और नहीं समझेगा। सबसे अच्छा पॉइंट कौन है? ऑप्शन नंबर 4 कि वस्तुओं को विभाजन के गुणों में समूहीकृत करना। विभाजन के गुणों में, गुणों के आधार पर क्या समूहीकृत करेंगे और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम है। बस हमेशा बच्चों का ऑप्शंस जो होता है इनमें
यही ऑप्शन सही होता है जो वस्तुओं से रिलेटेड हो। बच्चों को हम हमेशा वस्तुओं से सामने में प्रदर्शित करके मूर्त रूप से दिखलाएंगे बातों को, तो अच्छा से सीखेगा। तो ये सारे ऑप्शन सही होते हैं, मूर्त रूप वाले, वस्तु वाले, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही ऑप्शन सही होते हैं। ये देखिए 2012 में ही पूछा गया है कि कक्षा 4 के बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों के रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। फिर है रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और इन्हें परिभाषित कर सकता है। रेखा और रेखाखंडों में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। सारे के सारे बात जो है ये चौथा नंबर भी किस में आ जाता है, थर्ड नंबर में समाहित हो जाता है। इसलिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया 2012 में ही है। किन दो संख्याओं को गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होगा? किन दो संख्याओं को गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होगा? क्या बच्चों को सामान्य समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। ऐसा नहीं है कि इस तरह के गुना वाले प्रश्न जो करवाते हैं तो उत्तर देने के लिए ही करवाते हैं। गणित के कोई भी प्रश्न हम बच्चों से करवाते हैं तो ये हमारा लक्ष्य होता है कि उनकी तर्क शक्ति का विकास हो, स्मरण शक्ति का विकास हो, रचनात्मक शक्ति का विकास हो। वैज्ञानिक विधियों का ही प्रयोग करके हमेशा हमको सिखाना चाहिए। तो ऐसा ही ऑप्शन सही होगा। एक नंबर परिभाषित रटने पर जोर दे रहा है। रटने वाला क्वेश्चन कभी भी सही, ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है। दूसरा है अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। सही बात है, हो सकता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। और चौथा है बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित समय में उत्तर है। क्या कहा क्वेश्चन देखिए, किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24। तो ये कैसा प्रश्न हो जाएगा, ये मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। अब कैसे मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा ये देखिए, ये मुक्त अंत वाला प्रश्न थर्ड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे सही होगा इनको हम देखिए स्पष्ट करते हैं कि यह कैसे थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड। मुक्त अंत वाला और बंद अंत वाला एक कई बार पूछने की संभावनाएं होती है। तो जिन संख्याओं को हम अनेक तरीक़ा से बना सकते हैं, अनेक रूप हो सकते हैं, कई विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, उसको मुक्त अंत वाले कहते हैं। और जिनको केवल एक ही विधि है, एक ही तरीका है, एक ही प्रकार है सॉल्व करने का, उसको बंद अंत वाले कहते हैं। यहाँ कहा क्या कहा कि 24 के गुणनफल प्राप्त हो सकता है। किन दो संख्याओं को, किन, तो कई ऐसा संख्या होगा जिनको हम गुना करके 24 प्राप्त कर सकते हैं। तो कई हो गया तो मुक्त हो गया, एक ही होता तो बंद होता। जैसे 3 अट्ठे 24 हो गया, या 8 त्रिक 24 हो गया, या 6 चौक 24 हो गया, 12 दूना 24 हो गया। कई तरीक़ा से हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए थर्ड नंबर हो गया आंसर सही। 17 देखिए, निम्न लिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 बराबर क्या होगा, व्हाट। इस सीमित उत्तर का तदनुरूपी, देखिए सीमित उत्तर है तो सीमित उत्तर बंद अंत वाले हो गए, और उसका तदनुरूपी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। तो तदनुरूपी का मतलब होता है उसका उल्टा। तो सीमित के उल्टा का क्या हो गया, असीमित, अर्थात खुले अंत वाले प्रश्न की बात कर रहा है। पहला है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, ये तो बंद हो गया। 5 3 8 एक ही विधि होगा इनको सॉल्व करने का। दूसरा है 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 हो जाए, तो 5 में 3 जोड़ कर ही ना 8 होगा, और कोई दूसरा जोड़ने से तो 8 होगा ही नहीं। तो 2 भी बंद अंत वाला हो गया, हमको खुला अंत वाला खोजना है। कोई ऐसी दो संख्याएं बताए जिनका योग 8 हो। तो दो संख्या क्या होगा, 6 और 2 8 होगा ये, और 4 और 4 8 होगा, 7 और 1 8 होगा। तो कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये खुला लग रहा है 3 नंबर। 4 नंबर क्या है, 5 और 3 का योग क्या होगा, 5 और 3 का योग तो 8 ही होगा। खुला अंत वाला कौन हो गया, थर्ड नंबर। हमें खुला अंत वाला ही कह रहा था, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा, इसको टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए